नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अब ये सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो भारतीय राजनीति में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला। आज महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा सियासी उठक-पटक हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बीजेपी के संग अलायंस में शामिल हो गए। शामिल ही नहीं हो गए बल्कि उनके साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली और उनके साथ-साथ 8 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। जाने-माने नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी इस अलायंस में शामिल दिखे। इस अलायंस के में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इसके मायने ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी पर अब अजीत पवार ने अपना दावा ठोक दिया है और शरद पवार इस पे मुझे लगता है कहीं न कहीं हाशिए पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब क्योंकि अजीत पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने साफ कहा कि चिन्ह भी हमारा है और पार्टी भी हमारी है। हम अलग एक धड़ के रूप में इस अलायंस का हिस्सा नहीं बने हैं। हम एज़ अ पार्टी, एज़ अ एनसीपी ही एनडीए में आए हैं। और जब शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब उन्होंने भी इस बात से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया कि उनके पास बहुत कुछ बचा है। उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे कि कितने नेता गए हैं, कितने नहीं गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का क्या होगा, चुनाव चिन्ह का क्या होगा, तो उन्होंने उस पे भी कुछ सीधा-सीधा जवाब नहीं दिया। हालाँकि बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े-बड़े जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार के हाथ से अब बाजी निकल गई है। जो लोग शरद पवार जी को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहते थे, चाणक्य मानते थे, आज उनकी इस बात को गलत साबित कर दिया है अमित शाह जी ने। अमित शाह ने साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई कितना भी चाणक्य भरने का दम भर ले, लेकिन चाणक्य की पदवी फ़िलहाल तो उन्हीं के पास रहेगी। ये सिलसिला दोस्तों शुरू कब हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ सन 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन करके चुनाव लड़े और जीत के आए। और बस वहीं से विवाद शुरू हो गया। शिवसेना ने कहा कि इस बार हमारा सीएम बनेगा और यही गठबंधन के समय पे तय हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से नकारती रही। उन्होंने कई सारे पोस्टर्स दिखाए जिसमें शिवसेना के सारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बैठे दिख रहे हैं, जिसमें पीछे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही देवेंद्र फडणवीस अगली बार सीएम बनेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कई उन्होंने वीडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बताया। उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू से कहा और पब्लिकली कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। हालाँकि इस बात को उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने नहीं माना और वो एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए, सरकार बनाई और सरकार को 2.5 साल चलाया। और 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने साथियों के साथ बगावत करी और पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी को तोड़ दिया या फिर मैं कहूँ पूरी पार्टी ही हाईजैक कर ली और इसमें वो कामयाब भी हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली और साथ-साथ इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उनका नाम दोनों ही एकनाथ शिंदे को दे दिया। अब उद्धव ठाकरे की हालत ये ऐसी हो गई थी कि उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी। उन्होंने नई पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे बनाई और मशाल उनको चुनाव चिन्ह मिला। खैर ये तो पुरानी बात हो गई थी, 1 साल पुरानी बात हो गई थी। अभी 2-3 दिन पहले ही इस सरकार को यानी एकनाथ शिंदे की सरकार को 1 साल हुआ है और 1 साल के 2-3 दिन बाद ही ये कल्पना करना कि कुछ ऐसा भी होगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी और जिसकी कहीं से कहीं तक कोई इस सरकार को खतरा भी नज़र नहीं आ रहा था। इस सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और ये सरकार अच्छी भी चल रही थी। ऐसे में एनसीपी के एक धड़े को लाना या पूरी एनसीपी को लाना या एनसीपी के साथ गठबंधन करना, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसकी ज़रूरत क्या थी। लेकिन इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, वो ये है कि 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, उसमें अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये इस तरीके की चाल चली है। ये एक चाल है, बिल्कुल चाल है और ज़्यादा से ज़्यादा दलों को अपने साथ साधने की ज़रूरत जो भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय से दिखाई पड़ रही थी, ये उसका ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके पास अब बहुत सारे साथी दल नहीं हैं, जो बहुत सारे अपोजिशन में बैठे हैं और उसमें से कुछ दल अगर उनके साथ आ सकते हैं, तो क्यों ना लाए जाएँ? क्योंकि 2024 का चुनाव इस बार भारत की राजनीति को बदलने वाला होगा।
2024 का चुनाव दोस्तों ना केवल ना केवल हमारे आपके जीवन को बदलेगा, बल्कि भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में बहुत सारे नेताओं को बदल कर रख देगा। बहुत सारे नेता खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2024 के बाद इस देश की राजनीति बहुत बदलेगी। ये पार्टियां दोबारा सोचेंगी, दोबारा विचार करेंगी, और आप यकीन मानिए इस बार का चुनाव इतना आसान किसी भी के लिए भी नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना ही एक मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है विपक्ष को रौंदना, विपक्ष को ख़त्म करना, और विपक्ष को का नामो निशान मिटा देना। जैसे मायावती जी का यूपी के अंदर वोट खत्म कर दिया, अखिलेश जी का वोट खत्म कर दिया, जो बचा खुचा वोट है वो 2024 में वो निशाना है कि 2024 में वो खत्म करना है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो भी उसी का ही एक परिणाम है। विपक्ष खत्म, अगर खत्म नहीं होता तो संग में आ रहा है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ दिख रहा है कि विपक्ष खत्म हो सकता है या विपक्ष के वोट पे कब्जा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसी पे कार्य कर रही है। खैर, अब चुनाव तो 2024 में है, रिजल्ट भी 24 में ही आएगा, और ये चर्चाओं का दौर भी तभी थमेगा कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। खैर, आज बात करते हैं उस प्रकरण की जो हुआ महाराष्ट्र की। जैसे ही पता चला कि भाई अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, आपको तो पता है नेताओं के रुझान आने शुरू हो गए। वो नेता भी ज्ञान देने लगे जो जिनकी खुद की नैतिकता बची नहीं है, खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। और मुझे इसी में उद्धव ठाकरे का एक बयान आया कि ये राजनीति जो हो रही है ये विपक्ष को कुचलने की राजनीति है, ये नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता की बात करना मुझे लगता है कहीं तक उद्धव ठाकरे के लिए सही नहीं है। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आप जीत के आए थे और सरकार आपने कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ बनाई थी, तब वो नैतिकता थी, तब उस जनता के साथ न्याय था जो आपने किया था। आपने क्यों नहीं कहा कि हम रिजाइन करके हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे? तब नैतिकता कहीं और चली गई थी। लेकिन नहीं, तब हमें नैतिकता का पाठ हमें किसी ने नहीं पढ़ाया, और जो पढ़ा रहे थे हम उनकी सुनी नहीं। आज हम जब हमारे संग बीत रही है तब हम नैतिकता की बात करेंगे। अब इसी क्या कहते हैं, इसी क्रम में गहलोत साहब तो वैसे भी आजकल चर्चाओं में बना रहना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अभी कुछ समय में राजस्थान में चुनाव होना है, और जहाँ तक राजस्थान में जितने भी सर्वे आए हैं, इस पर एक अलग वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, बीजेपी जीत रही है, और अभी सचिन पायलट का क्या रुख होगा ये साफ नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस बार सचिन पायलट का रोल राजस्थान के चुनाव में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डालने वाला है। जिस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा काम आसान सचिन पायलट ने कर दिया है, और सचिन पायलट बीजेपी में आ जाए चुनाव से पहले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, गहलोत साहब तो न्यूज़ बना रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है, और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे मेन टॉपिक है भाई साहब, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। ये वही सरकार है, वही अशोक गहलोत हैं, वही कांग्रेस के अशोक गहलोत हैं जिन्होंने अपने 50 साल के शासन में 100 से भी ज़्यादा सरकारों को, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ फेंका। जी हाँ दोस्तों, इसी कांग्रेस ने 100 से भी ज़्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ फेंका, और आज ये ज्ञान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने अभी आज तक किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को अपने अपने द्वारा ख़त्म नहीं किया है। हाँ, मतलब केंद्र सरकार की पावर का यूज़ करते हुए ख़त्म नहीं किया है। आप वैसे कह सकते हैं कि विधायक तोड़ लिए, नेता तोड़ लिए, पार्टी तोड़ ली और सरकार बना ली, लेकिन राज्य सरकार को ख़त्म कर देना, उत्तर प्रदेश याद है ना, जब राम मंदिर के अयोध्या में जो कांड हुआ तो कांग्रेस ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ख़त्म कर दिया था, हमारे प्रदेश की। तो आप समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। और ये आज बता रहे हैं कि सीडी और सीबीआई और ईडी ये भूल गए कि इन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ क्या किया था।
अमित शाह को गिरफ्तार करके रखा था, नहीं रखा था? वो लड़े, ना केवल लड़े, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर निकले। तो अगर आपको लगता है कि आज जो आपको क्योंकि लगता है इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा किया है, और जो जिसने जैसा किया है उसको बिल्कुल वो एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। लेकिन फिर भी अगर आज जो है सो है, आपको उसको लड़ना चाहिए और गलत साबित करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2008 या 9 की बात है, राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर रेप का केस किया गया था, रेप का। अब में ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से क्लीन चिट लेके निकले। हालांकि कैसे निकले, क्या निकले, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर खुद को क्लीन साबित किया। तो वैसे ही जाइए ना। हालांकि अब क्या होता है कोर्ट में, क्या नहीं होता, ये तो सब जानते ही हैं। कल जो तीस्ता सितलवाड़ के केस में हुआ कि छुट्टी वाले दिन एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना वेरीफाई किया हुआ केस आ गया, उसको लिस्ट कर लिया। उसके बाद 6 बजे 2 जजों की बेंचों ने सुनवाई करी। फिर वो जब एग्री नहीं हुए तो 3 बजे जजों की बेंच को भेज दिया। फिर वो 9 बजे उन्होंने डिसीजन दे दिया, और उस पर भी अगर वो 3 जज भी फैसला नहीं दे पाते तो रात को 1 बजे भी 5 जजों की बेंच उस पर सुनवाई करती। आप समझ रहे हैं? क्या मुझे और आपको ये अधिकार मिलेगा कि मैं रात को छुट्टी वाले दिन रात को 1 बजे कोर्ट खुलवा पाऊँ? अरे आप सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आप अपने शहर का कोर्ट नहीं खुलवा पाएंगे, आप अपने शहर के जज को नहीं बुला पाएंगे। अगर पुलिस अरेस्ट करने आने वाली हो आपको, तो आप अपने शहर की अदालत से, आप अपने शहर की जिला अदालत से भी जज को बुला के सुनवाई करा के बेल नहीं ले पाएंगे। ये मेरा दावा है। आपको बरेली का या किसी भी शहर का कोई भी वकील आपको ये करा के नहीं दे पाएगा। इसके लिए चाहिए आपको आपके कनेक्शंस, आपकी पावर और पैसा। ये सब समझते हैं। जो कल हुआ है वो एक अलग मुद्दा है। तो हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की। ये बार बार आरोप तो लगता है पर साबित कुछ नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अब अब अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। अब बेचारे वो क्या करें, उन्हें तो अभी कुछ दिन पहले ही वो हुआ था ना पटना में, पीडीए, पैट्रियोटिक डोमिनिस्ट्रेटेड या डिस्ट्रक्शन अलायंस, कुछ भी कह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। पीडीए में समर्थन मिलने की बात हुई थी ना, कि वो लोकसभा में समर्थन करेंगे, राज्यसभा में समर्थन करेंगे, जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है। अब उनके लिए झटका है कि भाई क्या करेंगे, एनसीबी का तो आधा धड़ा गया। तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, जिन पर सीबीआई ईडी की रेड करवाते थे, जिनको कहते थे मैं जेल में डाल दूंगा, आज उनको अपनी सरकार में शामिल कर लिया। अब प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, और आज अपने उसमें शामिल कर लिया। तो भाई चलो, इन जो 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली है उसमें से सिर्फ 3 पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें अजीत पवार मुख्यतः और 2 अलग लोग हैं और 6 लोग क्लीन चिट है, उन पर कोई केस नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि 3 लोगों पे है भ्रष्टाचार के आरोप, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इस पर कई बार ईडी और सीबीआई ने उन लोगों से पूछताछ भी की है। तो विपक्ष का काम है कि इसके मुद्दे को उठाना चाहिए और उठाते रहना चाहिए। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो इन पे तो ये आरोप हैं, अभी साबित भी नहीं हुए, और हमारा कोर्ट कहता है इनोसेंट अंटिल अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक साबित ना हो जाए हर वो व्यक्ति निर्दोष है, जब तक साबित ना हो जाए। तो भाई अभी तो उन पर साबित नहीं हुआ है, कोई चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए। लेकिन वो व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा लालू प्रसाद यादव के बेटे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, और लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हैं, कोर्ट द्वारा चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं। तो आप उनके संग गलवैयाँ कर रहे हैं, तो वहाँ आपका कैसे नैतिकता, आपके समझ में नहीं आता। वो वहाँ नैतिकता कहाँ चली जाती है, वहाँ नैतिक चित्रण क्यों नहीं हो पाता है आपका। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्यों वहाँ पर आपकी एक अलग पॉलिसी है, एक अलग आपने उनको एक आवरण ओढ़ रखा है, और जैसी दूसरी पार्टी की बात आती है आप अलग आवरण लेके चले जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये जनता को भी समझना चाहिए, ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी। जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, सजा पाए हुए हैं, इस समय पेरोल पे हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, सिंगापुर जाने की परमिशन दी कोर्ट ने उन्हें, आज स्वास्थ्य की वजह से वो पेरोल पे हैं।
उन्हें राजनीति करने का राइट नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो आप उनके संग तो गलवैयाँ कर रहे हैं। क्यों? तो कौन किसको क्या माना जाए? इस राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी पार्टी हो, सब सत्ता के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी कुछ नेता हैं जो काम करना चाहते हैं, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। 9 सालों में परिवर्तन दिखता है। अब इन विपक्ष को कैसे दिखेगा? सत्ता नहीं है ना, सत्ता होती तो दिखता। खैर, अब आज शपथ तो ले ली है अजित पवार जी ने। फिर एक ट्वीट किया जयराम रमेश ने, कि वो जयराम रमेश जी कह रहे हैं, ये ट्वीट देख रहे हैं ना, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ये वॉशिंग मशीन हो गई है, कि जो भी आता है करप्ट व्यक्ति वो धुल जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि, और ये जो बीजेपी के एफर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो अपोजिशन फ्री हो जाए। तो भाई जयराम रमेश जी को ये बताना पड़ेगा कि अगर इस हिसाब से, अगर यही आरोपों के आधार पर बात करी जाए, तो आपके ही सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर बहुत सारे नेता बेल पर हैं, जिनकी चरण वंदना आप करते रहते हैं दिन भर। वो दो सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और आपको सोनिया गांधी बेल पर हैं। और एक केस में बेल पर नहीं है, एक केस पर बेल पर नहीं है, कई सारे अनगिनत केसों में बेल पर हैं। आप समझ रहे हैं ना, कई सारे अनगिनत केसों पर बेल पर हैं, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे। तो भाई वही तो पॉलिसी अपनाओ ना। ये लोगों तो बेल पे भी नहीं है, सिर्फ आरोप है, उन आरोपों की जांच चल रही है। आपके नेताओं को तो बेल लेनी पड़ी है भाई, तो उस पर तो कुछ बोलो। अगर यही एक पैमाना है, चलो आरोप के आधार पे आपने कह दिया कि ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, सब सही है, जिन पे जांच चल रही है, चार्जेस तो फ्रेम नहीं हुए, लेकिन जो जिस व्यक्ति को बेल लेनी पड़ी हो उसको क्या करोगे आप? लेकिन नहीं, हमारे नेता तो बिल्कुल दूध के धुले हैं। खैर, बीजेपी की फिर वॉशिंग मशीन की बात आई, जयराम रमेश का ट्वीट आपको याद है। उसके बाद इस लड़ी में, ट्वीट की लड़ी में शामिल होती हैं ये आपकी प्रियंका चतुर्वेदी जी। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी पहले कांग्रेस में थी और बहुत ही अच्छी वक्ता थी, बढ़िया बोलती थी। मैं इनको पहले सुनना पसंद करता था। इनके जो जवाब होते थे, जो इनकी बात होती थी, तार्किक बात होती थी, और जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और शिवसेना को थामा। कांग्रेस को छोड़ा क्यों, पहले ये जान लीजिए। कांग्रेस को इन्होंने छेड़ा क्योंकि मथुरा में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं द्वारा इनके संग बदतमीजी की गई। शायद बदतमीजी की गई, ये आरोप था इनका उस समय इनिशियल स्टेज पर। लेकिन ये उन आरोपों को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक गई। इन्होंने कहा कि आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन्होंने मेरे संग बदतमीजी की है। लेकिन आपको तो पता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार में महिलाओं के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। अगर होती तो वो शाहबानो वाला केस जो था ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने बदल दिया था, वो नहीं बदला जाता। ये कांग्रेस कभी महिलाओं का सम्मान करना जानती ही नहीं है, और यही यही प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ भी हुआ। और इन्होंने इनकी बात को नहीं माना और उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करी। नतीजन प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया, और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया शिवसेना को। मतलब मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गया कि भाई कैसे कोई व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना में आ सकता है। भाई कांग्रेस और शिवसेना उस समय पे, तब गठबंधन नहीं हुआ था, तब बीजेपी के साथ ही शिवसेना थी, तब इलेक्शन भी नहीं हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। उससे पहले ही कांग्रेस के छोड़कर वो शिवसेना में आ गई थी। पर कांग्रेस में और शिवसेना में 36 का आंकड़ा था। लेकिन कैसे इतनी विचारधारा लोगों की बदल जाती है, ये समझना बहुत मुश्किल है। खैर, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में आ गई। अब ये कह रही हैं, आज इन्होंने ट्वीट किया, प्रिंसिपल बी डैम्ड, बीजेपी शुड बी द लास्ट पार्टी इन द कंट्री टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजिकल अलायंसेस। आइडियोलॉजिकल अलायंसेस आप बात कर रही हैं? अरे भैया, आप तो बिल्कुल भी आइडियोलॉजी की बात ही मत करो। आपकी कैसी आइडियोलॉजी थी, कैसी आइडियोलॉजी थी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी में रहते आप शिवसेना में आ गई? अरे कांग्रेस की समतर कोई पार्टी आप ज्वाइन करती, एनसीपी आप ज्वाइन कर लेती, या फिर कोई और कांग्रेस की सेकुलर मानसिकता, सो कॉल्ड है ना, जो सो कॉल्ड इनकी सेकुलर छवि है, ऐसी कोई पार्टी को आप ज्वाइन कर लेती, तब भी माना जाता। आप तो अपने अपोजिट में आ गई और आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो। क्या ये ट्वीट पढ़िए, आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये
कुछ नहीं है। अब जैसे मैं भी देख रहा था कुछ दिन पहले, ये ना 9-10 जून के आसपास एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। 98 के आसपास पार्टी बनी थी और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष जो शरद पवार जी ने खुद चुने थे, वो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जो संगठन के लिए चुने थे, और अध्यक्ष जो सुप्रिया सुले जी थी, सुप्रिया सुले जी आई नहीं थी। और वो लोग बता रहे थे कि हम एनसीपी के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पार्टी को वही लोग ले उड़े। तो क्या है कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी तय नहीं है, लेकिन राजनीति तो होती रहती है। फिलहाल अब ये जो हुआ है आज, उसके हिसाब से तो मुझे वो एक फ़ोटो याद आ रहा है जहाँ पे पटना में ना जब एनडीएस की पीडीए की बैठक हुई, यानी पेट्रियोटिक डोमेस्टिक अलायंस, जो भी था डिस्ट्रक्शन अलायंस, उसकी जो बैठक हुई थी 15 विपक्षी पार्टी जो एकता में एक बन रही थी ना कि हम अनेकता में एकता, नीतीश कुमार जी उसको लीड कर रहे थे। वो ये तो उसमें अभी फ़ोटो लीजिए, देखिए किसी ने मीम बनाया है। तो ये राजनीति का हाल है और राजनीति में सभी लोग मौका परस्त हैं। अब ये देखना होगा कि कब कहाँ कैसे हम क्या चुनाव करते हैं, हम क्या सोचते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेताओं के तो एक चीज़ तय है कि इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये तो जहाँ इनको राजनीति या फिर कहूँ सत्ता मिलेगी, ये सब वहीं बैठे दिखाई देंगे। हालाँकि कुछ सिद्धांत राजनीति में होने चाहिए, जो फ़िलहाल अभी किसी पार्टी में नज़र नहीं आ रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में ये सिद्धांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कितने समय तक रहते हैं, कितने समय तक बने रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।